Good morning, all of you. Today we are going to take our next topic, Bohr's atomic model. हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने 3 मॉडल पढ़ चुके थे। कौन कौन से पढ़े थे हमने सबसे पहले पढ़ा था डेल्टन के बारे में, डेल्टन एटॉमिक मॉडल। फिर हमने पढ़ा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और अब हम आज पढ़ेंगे बोhr का एटॉमिक मॉडल, बोह्र's एटॉमिक मॉडल। ये 4th मॉडल है हमारे पास। 3 मॉडल हम लोग पढ़ चुके थे, डेल्टन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है वो कौन सा है? बोह्र's एटॉमिक मॉडल। पहले उन तीनों के बारे में हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। बोह्र's एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि एटम एक छोटा सा यूनिट होता है जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम होता है। डेल्टन ने कहा था। थॉमसन ने कहा कि एटम छोटा सा होता है बट वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए रहते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए रहते हैं। फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए नहीं रहते, वो घूमते हैं, वो चलते हैं। वो जब चलते हैं तो वो कैसे चलते हैं? एक स्पाइरल पाथ में, एक स्पाइरल पाथ में। डेल्टन ने क्या कहा? एटम छोटा सा होता है। थॉमसन ने कहा हाँ छोटा सा होता है बट पॉजिटिव चार्ज का होता है, स्फीयर उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए रहते हैं। रदरफोर्ड ने कहा ठीक है छोटा सा भी होता है बट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके ऊपर घूमते रहते हैं और स्पाइरल पाथ में घूमते रहते हैं। अब रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी उनकी? जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी। पहली, उन्होंने स्पाइरल पाथ क्यों चूज किया? स्पाइरल का मतलब ये जो बनाया है मैंने यहाँ पे डायग्राम, ये इन्होंने क्यों चूज किया? दूसरी कमी थी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। किसको नहीं बता पाए? स्टेबिलिटी, कि एटम स्टेबल होता है या नहीं होता। और तीसरी कमी क्या थी? कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसके अराउंड घूम रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसकी एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म होगी, और जब एनर्जी खत्म होगी तो वो क्या सेंटर पे आके गिरेगा? क्या न्यूक्लियस पे आके गिरेगा? वो ये नहीं बता पाए। और क्या नहीं बता पाए? कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ये भी वो नहीं बता पाए। तो इन सभी कमियों को इरेडिकेट किया बोह्र अंकल ने। इरेडिकेट का मतलब हटाया। किसने? बोह्र अंकल ने। कैसे हटाया? तो इन्होंने उसके लिए क्या कहा कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बट वो क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं? कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और इन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन। और इसी के साथ वहां पे जो दूसरे पार्टिकल्स मिलते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन्स, बट उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर चार्जलेस, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये भी किसने कहा? बोह्र अंकल ने। क्या कहा बोह्र अंकल ने? कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बट वो क्यों होता है? प्रोटॉन्स की वजह से। और प्रोटॉन्स के साथ कौन सा चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं? न्यूट्रॉन्स, जिनके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। ये दोनों पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ये किसने कहा? बोह्र। बाद में उन्होंने क्या कहा कि आपने स्पाइरल पाथ किया बट क्या हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है? और अगर सेम नहीं होती तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है? तो बोह्र ने कहा हाँ, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? अलग होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया? सर्कुलर पाथ लिए। इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए कौन से पाथ लिए? सर्कुलर। एक छोटा पाथ, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और फिर इस तरह से। ये सभी पाथ किसके अराउंड थे? न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस के अराउंड ये चारों पाथ थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम होगी वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में होगा, वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्या होगा, पास में। और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा। क्या कहा इन्होंने कि जो ऑर्बिट, इन्हें क्या कहा इन्होंने, ऑर्बिट, द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, रिवॉल्व, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट है ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि जिन ऑर्बिट्स की एनर्जी कम होती है, जिन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है, कम, वो न्यूक्लियस के उतना ही पास में होते हैं। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से क्या जाते जाते हैं, दूर, तो उनकी एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, उनकी एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज। फिर इन्होंने क्या किया, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए इन ऑर्बिट्स का नामकरण किया। कैसे किया, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये 4 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो एक तो इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस से सबसे पास में ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट को मैं 1 बोल सकता हूँ, दूसरी को 2, तीसरी को 3 और फोर्थ को 4। बट ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारी ऑर्बिट्स हो सकती हैं, तो इन्होंने इनका अलग से नाम रखा। क्या नाम रखा इन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट को कहा लेट इट बी के, फर्स्ट ऑर्बिट का क्या नाम रखा, के, दूसरी ऑर्बिट का क्या नाम रखा, एल, तीसरी ऑर्बिट का एम, चौथी का एन। तो इन्होंने ऑर्बिट्स का नामकरण कर दिया, के एल एम एन ओ, इस तरह से क्या रख दिया, इनका नाम रख दिया ऑर्बिट्स का। बाद में इन्होंने क्या किया, ऑर्बिट्स का नाम रखने के बाद इन्होंने कहा कि हर एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आने होते हैं उनका नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, उनका नंबर क्या होता है, फिक्स। और उसको निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 2n²। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2n²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या कहा इन्होंने कि अगर पहला ऑर्बिट है, अगर कौन सा ऑर्बिट है, पहला, तो हम पहले ऑर्बिट में n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। अगर दूसरा ऑर्बिट है तो उसमें n का वैल्यू पुट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। तीसरा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18। चौथा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32। 2n² फॉर्मूला उन्होंने बताया। अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर एक फर्स्ट ऑर्बिट होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ऑर्बिट होगी तो, सेकंड ऑर्बिट होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड ऑर्बिट होगी तो 18, फोर्थ ऑर्बिट होगी तो 32 अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। ये उन्होंने उनकी कैपेसिटी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, बाद में एनर्जी अपने आप इंक्रीज होती जाती है, ये इन्होंने कहा। बाद में इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कौन से पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके अराउंड क्या जनरेट होता है, उसका फोर्स। कौन सा फोर्स होता है सेंटर के अराउंड घूमते हैं तब, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उन्होंने क्या कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो जनरेट होगा ही, बट साथ में क्या जनरेट होगा, एंगुलर मोमेंटम। और वो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv/r। n क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो फिक्स होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻³ kg। ये फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का मास। फिर वेलोसिटी, फिर रेडियस, ये किसके इक्वल होता है, n × h/2π। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, h एक कांस्टेंट है, इसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। 2 कांस्टेंट और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। ये किसने कहा, बोर्न ने इन सभी पोस्टुलेट्स को देने के बाद क्या कहा, अब बात करते हैं उसकी एनर्जी की। एनर्जी
उन्होंने रदरफोर्ड में तो कमियां निकाल दी, अब खुद की कमियों, अब उनकी एक और कमी कौन सी थी? एनर्जी। तो एनर्जी की कमी को उन्होंने निकालने के लिए क्या कहा कि अगर एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज कब होती है? जब मान लो इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दे दी और उसको एनर्जी दी तो ये अगले शहर में चला गया, फिर एनर्जी दी तो अगले शहर में चला गया, फिर एनर्जी दी तो अगले शहर में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर से एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिट को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। ठीक उसी तरह जैसे तो बच्चा नर्सरी क्लास में आता है और फिर हम उसको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के बाद वो कौन सी स्टेट में पहुंच जाता है? प्रेप में, फिर उसके बाद नेक्स्ट में, फर्स्ट में, फिर सेकंड में। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या गेन करते हैं? एनर्जी, तो वो लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में चले जाते हैं। लोअर एनर्जी शेल से कहाँ चले जाते हैं? हायर एनर्जी की तरफ। कम एनर्जी वाले शेल से, कम एनर्जी वाली ऑर्बिट से कहाँ चले जाते हैं? हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट में। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लिबरेट करते हैं, लिबरेट का मतलब निकालना, जब एनर्जी को क्या कहते हैं? लिबरेट, तो वो वापस हायर एनर्जी से लोअर में आ जाते हैं, फिर लोअर में आ जाते हैं। इस तरह से वो अपने ऑर्बिट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करते जाएंगे तो वो अगले ऑर्बिट में पहुंचते जाएंगे और जैसे जैसे लूज करेंगे वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आते जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये सब किसने कहा? बोहर अंकल ने। बट इन सबको कहने के बाद भी इनकी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए। वो ड्रॉबैक्स कौन से थे? तो पहला ड्रॉबैक क्या था? स्टेबिलिटी। पहला ड्रॉबैक क्या था? स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है इन्होंने स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया, इन्होंने कहा कि एटम्स स्टेबल हो सकते हैं जब वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लें, चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए या फिर आयनिक बॉन्ड बनाए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एटम होते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में क्या बन गए? H2O। H2O क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि एटम क्या होते हैं जब कंबाइंड स्टेट में रहते हैं तो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, वरना वो स्टेबल नहीं होते। फिर इन्होंने ये क्यों फेल हुए? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, यानी अराउंड 20-25 एटॉमिक नंबर तो वो स्टेबिलिटी को बता पाए, बट उसके बाद वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता गया ये मॉडल भी क्या होता गया? फेल होता गया। फिर ये हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बता पाए। हाइड्रोजन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि कितनी एनर्जी लेगा कि वो लोअर एनर्जी शेल से कहाँ चला जाए? हायर एनर्जी शेल में, और कितनी एनर्जी छोड़ेगा कि वो हायर एनर्जी शेल से कहाँ आ जाए? लोअर एनर्जी शेल में आ जाए। ये सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बता पाए और किसी की भी स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की, बट उसको ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट फिर भी बोहर के मॉडल को ही सबसे ज़्यादा नेम एंड फेम मिला और इसी को सबसे ज़्यादा करेक्ट माना जाता है, मोर करेक्ट वी कैन से। तो ये सब इन्होंने बताया बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के। क्या कहा? वापस देख लो, इन्होंने सिर्फ कमियां दूर की। पहली कमी कौन सा पार्ट किया? सर्कुलर पार्ट। बीच में क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज किससे मिलता था? प्रोटॉन। इसके साथ कौन थे? न्यूट्रॉन्स। फिर इन्होंने इस सबको क्या किया? क्लियर किया। तो ये सब किसने बताया हमें? बोहर ने। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था ये था एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी में कितने मॉडल आते हैं? 4। कौन कौन से? पहला डाल्टन, दूसरा कौन सा है? थॉमसन, तीसरा रदरफोर्ड और चौथा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इन सब में ही कुछ ना कुछ कमियां थी, बट फिर भी बोहर वाले को सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा करेक्ट यही हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का। बाकी बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था और उनकी क्या क्या कमियां थी। अब हम देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है टू डिवाइड।
टू डिवाइड। क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्यों क्लासिफिकेशन करने की नीड हुई? सबसे पहला रीजन इसका क्या था कि हम इतने सारे एलिमेंट्स को साथ में नहीं पढ़ सकते थे। कितने सारे एलिमेंट्स? बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे, बहुत सारे एलिमेंट्स, अराउंड 120 नोन एलिमेंट्स हैं अभी अर्थ के ऊपर, और डिस्कवरी चलती जा रही है जैसे जैसे साइंस आगे प्रोग्रेस कर रही है। 120 एलिमेंट्स को पढ़ना, वो भी अलग अलग, वो क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 120 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, वो भी अलग अलग, वो क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस मुश्किल को कम करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग तरीके से ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने की बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की, बट सेम थिंग, जैसे एटॉमिक थ्योरी में नेम एंड फेम नहीं मिल पाया सभी साइंटिस्ट को, वैसे ही क्लासिफिकेशन में भी ऐसा कुछ सब कर नहीं पाए। जो कर पाए वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले थे प्राउड। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे प्राउड। इनकी जो रिसर्च है उसको प्राउड्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या कहा इन्होंने? प्राउड हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बने हैं। किससे बने हैं? हाइड्रोजन से। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स अभी तक बने हैं वो सब किससे बने हैं? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिससे बाकी एलिमेंट बनाए जा सकते हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, या कोई और सब्सटेंस हो नॉन मेटलॉइड की तरह। तो इन्होंने ये कहा, बट ये थ्योरी फेल हो गई। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो ये उसका आंसर नहीं दे पाए। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉब्राइनर। डॉब्राइनर ने जो अपनी कोशिशें की उसको कहा गया डॉब्राइनर ट्राइड्स। डॉब्राइनर ट्राइड्स। डॉब्राइनर ने जो कोशिशें की वो कौन सी कोशिशें थी? क्या उन्होंने किया? उन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, ऐसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी, या दो एलिमेंट्स की एवरेज थी। जैसे उन्होंने 3 एलिमेंट कैसे सेलेक्ट किए? एक एलिमेंट उन्होंने लिया लिथियम, सोडियम और एक लिया पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स अगर उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, इसका होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर एलिमेंट्स का इस तरह से ग्रुप बनाया जाए कि दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज तीसरे के इक्वल आए, दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज तीसरे के इक्वल आए, जैसे 7 + 39 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 46 अपॉन 2, ये कितना आ गया? 23। तो दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज अगर तीसरे के इक्वल आए तो उस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में होगी, इन दोनों एलिमेंट्स का एवरेज होगी। क्या कहा डॉब्राइनर ने? अगर हम 3 एलिमेंट्स को इस तरह से सेलेक्ट करें कि दो का एटॉमिक मास का एवरेज तीसरे के इक्वल है, तो तीसरे की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी, बीच वाले एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों का एवरेज करने से इसकी प्रॉपर्टी को हम निकाल सकते हैं। ये भी किसने कहा? डॉब्राइनर ने। इनकी कोशिशें भी ठीक थी, बट ये भी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि ये सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल दे पाए, बाकी एलिमेंट्स के बारे में ये नहीं बता पाए। वो 3 एग्जाम्पल कौन से थे? एक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया था वो किसका था? वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का।
और तीसरा एग्जांपल इन्होंने दिया कैल्शियम, सेंशियम और बेरियम का। ये 3 पेयर्स ही वो दे पाए थे और इन 3 पेयर्स के बाद भी और पेयर्स ये नहीं बना पाए, तो इनका भी लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। ऐसी सिमिलरिटी सिर्फ इन 3 ही पेयर्स में दिखी, बाकी के पेयर्स में नहीं दिखी। थर्ड, जो तीसरी कोशिश की, जिनको हम जानते हैं वो थे न्यूलैंड। वो कौन है? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, तो हर 8th एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्या कहा इन्होंने कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, तो हर 8th एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर पता है सबको, पहले ये तो बता दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर, ये क्या होता है, एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो हर 8th एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। तो देखते हैं कैसे इन्होंने अरेंज किया। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के बाद आता है नियॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर आता है पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। जब इन्होंने अरेंज किए, पहले 20 एलिमेंट्स इन्होंने सेलेक्ट किए। कितने एलिमेंट्स? 20 एलिमेंट्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। कितने एलिमेंट्स लिए उन्होंने? स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के बाद ये भी आगे रिसर्च नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये लॉ सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही वैलिड होता है। कितने एलिमेंट्स तक? 20 एलिमेंट्स तक। तो इन्होंने क्या किया, इसमें भी इन्होंने ये 2 एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया और इन 2 एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया। फिर देखो जैसे इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी इन दोनों एलिमेंट्स की? सेम। ये इन्होंने कहा। ऐसे ही हर 8th एलिमेंट, यानी जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होगी। ये किसने कहा? न्यूलैंड ने। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, न्यूलैंड का भी हमने लॉ देखा, क्लियर है सबको? क्या होता है, न्यूलैंड ने क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, तो हर 8th एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होगी। ये किसने कहा? न्यूलैंड ने। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। ऐसे बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। तो ये कैसे उन्होंने कहा, और इन्होंने कंपेयर भी किया। इसको किससे कंपेयर किया? इन्होंने इसको कंपेयर किया सुर से। सुर, हिंदी में सुर होते हैं म्यूजिक में, कौन कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा दा नी। तो जैसे सुर, हर सुर क्या होता है? रिपीट होता है। वैसे ही हर 8th एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। ये किसने पढ़ा हमने? न्यूलैंड में। तो न्यूलैंड
फर्दर इन्होंने क्या कहा कि इस तरह से हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, बट ये भी 20 एलिमेंट्स के बाद क्या हो गया था, फेल हो गया था। 20 के बाद ये वैलिड नहीं होता है। हम आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप ऑल यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल।